Okay, I welcome all online learners who are watching this video. Welcome to NLCC classes. Today we are going to discuss a quality constitution topic, that is constitutional bodies according to exam perspective. जो आपके एंट्रेंस में जहां तक जितना पूछा जाता है बस उतना उतना हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. कुछ चीज़ें मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, आप लोग भी नोट डाउन करें मेरे साथ. उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर नोट डाउन. लिख लिया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब ऐसी चीज़ें जो कहाँ दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है. कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं. इसका उल्टा क्या हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है उसे हम बोलेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के कानून कहाँ से कहाँ तक है, तो 315 से 323 तक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में दिया जाता है. यानी जो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जिनके बारे में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है. अब पार्ट नंबर 14 यानी चैप्टर नंबर 14 में इसके बारे में दिया गया है. आर्टिकल 315 जो कि पहला आर्टिकल है, उसमें क्या दिया गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में. ये वो कमीशन होती है जो आपके इंडिया में एग्जाम कराती है. ठीक है, तो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दे रखी है पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, ये कहाँ होती है, ये यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के अंदर भी होती है. ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन की दो टाइप्स होती हैं, दो तरीके की होती हैं. एक होती है यूपीएससी, एक होती है आपकी यूपीएससी और एक होती है एसपीएससी. तो यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. ये जो है सेंट्रल चीजें दे, स्टेट एग्जाम कराना. ठीक है, तो ये इनके काम है. अगर इतना लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं. आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट की बात करता है. अपॉइंटमेंट इन टर्म ऑफ ऑफिस, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ मेंबर्स. जो भी इसके मेंबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनकी बात करता है. ठीक है, आर्टिकल 317 रिमूवल की बात करता है. अपॉइंटमेंट और रिमूवल इन्हीं लोग थे. ठीक है, या फिर जो ऑफिसर हैं, यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे हैं ऑफिसर के बारे में. तो जो ऑफिसर हैं उनको आप क्या कर सकते हो, सस्पेंड भी कर सकते हो. तो सस्पेंशन की बात भी की जाती है. भाई गवर्नमेंट के नेता लोग को आप सस्पेंड नहीं कर सकते, पर ऑफिसर को आप सस्पेंड कर सकते हो अगर उन्होंने कुछ गलत किया हो. तो सस्पेंशन की बात भी यहीं की जाती है. उसके बाद जो हमको पढ़ना है वो 320 है. 320 बात करता है फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन. फंक्शंस की बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, फंक्शन में लिखिए कि यूपीएससी को कौन उसके फंक्शन बताएगा और एसपीएससी को. दो पार्ट होते हैं ना पब्लिक सर्विस कमीशन में, हमने अभी पढ़ा. तो पब्लिक सर्विस कमीशन में यूपीएससी को उसका काम कौन बताएगा और एसपीएससी को एसपीएससी उसका काम कौन बताएगा. तो यूपीएससी को तो फंक्शन बताएगा पार्लियामेंट, यानी ये तय करेगा इसका काम को क्या करना है. और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि स्टेट में होती है, उसको काम बताएगा स्टेट लेजिस्लेचर. ये एक फंक्शन बताने का काम करेंगे अपनी अपनी जगह पे. और ये जो मैंने पॉइंट आपको लिखवाया है कि कौन सी चीज किसको काम बताएगी, ये दे रखा है. इसमें तो फंक्शन दे रखे हैं, पर ये फंक्शन कौन किसको बताएगा ये दे रखा है आर्टिकल 321 में. ये दोनों पॉइंट, जो ये वाला और ये वाला. 320 में सिर्फ फंक्शन के बारे में दे रखा है और 321 में दे रखा है कौन उनको काम बताएगा. ओके, आर्टिकल 323 उसके बाद इंपॉर्टेंट है
ये बात करता है आपके रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, रिपोर्ट्स पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी अगेन वही चीज, यूपीएससी वाले किसे अपनी रिपोर्ट देंगे और एसपीएससी वाले किसे अपनी रिपोर्ट देंगे, यानी जो काम करेंगे उसकी रिपोर्ट किसको देंगे। तो यूपीएससी वाले अपनी रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को और एसपीएससी वाले अपनी रिपोर्ट देंगे गवर्नर को। इन सब बॉडीज के अलावा, इन दोनों बॉडीज के अलावा एक और बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं यानी कि थर्ड टाइप। तो हमको इसको, जैसे कि यूपीएससी और एसपीएससी के अलावा एक और बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं जेपीएससी। जेपीएससी मतलब हो गया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, बेसिकली जहां पे यूपीएससी और एसपीएससी ये दोनों मिल के काम करें, प्लस यानी ये दोनों मिल के काम करें, वहां पे हम बोलते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी। ये दोनों जब अलग काम करेंगे तो इनका अलग नाम होगा, जब ये मिल के काम करेंगे तो इनका एक ही नाम। तो जेपीएससी कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको देती है, अगर मैं बात करूं जेपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देती है, तो जेपीएससी की रिपोर्ट भी आप यहीं पे लिख लो जहां पे इसकी रिपोर्ट आपने लिखी है। तो जेपीएससी यानी कि अगर मैं इसमें तीसरा लिख दूं जेपीएससी, तो जेपीएससी वाले लोग भी अपनी रिपोर्ट देते हैं गवर्नर को। देखो, स्टेट और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस इनकी रिपोर्ट गवर्नर को जाएगी और सेंट्रल लेवल की यूनियन वाली जाएगी प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो सेंट्रल मैटर है। ये हो गई कहानी। अब बात करते हैं कि रेजिग्नेशन कौन किसको देगा। तो हमने पढ़ा था रिमूवल और सस्पेंशन 317, उस पर आइए थोड़ा सा। इसमें ही ना अलग से है पर मैं यहीं पे बता दे रहा हूं आपको इस वाले पॉइंट में कि अगर रेजिग्नेशन की बात है, रेजिग्नेशन यानी अगर कोई खुद से रिजाइन कर रहा है कोई भी मेंबर, ठीक है, तो वो किसको रिजाइन करेगा, तो एसपीएससी वाला तो गवर्नर को रिजाइन करेगा, एसपीएससी वाला गवर्नर को रिजाइन करेगा, ठीक है। एंड जेपीएससी एंड यूपीएससी ये दोनों यानी यूपी वाला भी और जेपी वाला भी, ये दोनों प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। देखिए, रिपोर्ट जेपीएससी वाला गवर्नर को देगा पर रिजाइन देगा प्रेसिडेंट को। यहां पे डिफरेंस है, इसको पढ़ लेना, यहीं से एमसीक्यू बनता है। कौन किसको रिजाइन देगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा, तो रिपोर्ट तो इनको देंगे ये जेपीएससी वाले, पर रिजाइन किए जाएंगे प्रेसिडेंट को, मतलब रिजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। इन सबके, इन तीनों के केस में यानी अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं यू, ठीक है, एस जे, ठीक है, यू एस जे, इन तीनों को अगर मैं ले लूं तो इन तीनों के केस में जो रिमूवल वो फाइनल करेगा प्रेसिडेंट। रिमूवल कौन करेगा, तीनों को रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को ऊपर और गवर्नर को, पर रिमूव तीनों को प्रेसिडेंट ही करेगा। किन ग्राउंड्स पे रिमूव करेगा, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या है, किस बेसिस पे रिमूवल होगा। अगर प्रेसिडेंट इनको रिमूव करता है उसकी कुछ शर्तें तो होंगी, तो ग्राउंड्स क्या है, ग्राउंड्स की बात कर लेते हैं। अनसाउंड माइंड, वर्क आउटसाइड his office, misbehavior, insolvent। इन चार वजह से इनको हटाया जा सकता है। अनसाउंड माइंड, पागल हो गए हो, अनसाउंड माइंड मतलब पागल होता है, अगर कोई आदमी पागल हो जाए तो उसे हटा दिया जाएगा। अगर यहां पे काम कर रहा है और उसके अलावा कहीं प्राइवेट में भी काम कर रहा है, अपने ऑफिस के अलावा भी कहीं पे काम कर रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अगर बदतमीज है, बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, अगर बदतमीजी कर रहा है तो भी उसको हटा दिया जाएगा। और अगर इंसॉल्वेंट, अपॉइंट तो हो गया पर अपना काम नहीं कर पा रहा है, जो भी उसको काम दिया गया वो कर नहीं पा रहा है समय से, मतलब उसको आ ही नहीं रहा है काम करने, तो हम क्या करेंगे, इन चार बेसिस पे उसे हटा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका यहां तक। अब हम कुछ एडिशनल चीजें बात कर ले रहे हैं, समझ रहे बेटा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में तीन मेन बॉडीज हैं, एक यूपीएससी, एक एसपीएससी और एक जेपीएससी।
ठीक है, इनका रिमूवल, रेजिग्नेशन, रिपोर्ट और आर्टिकल जो पढ़ने वाले हो मैंने आपको बताया। अब हम इनका टेन्योर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉप इसी के अंदर हम अब अगली चीज जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, जो एग्जाम में आ सकती है, वो है टेन्योर। ठीक है, तो टेन्योर हेडिंग लिख लो आप पहले, टेन्योर। टेन्योर में पहले आप बात कर लो यूपीएससी की, देन एसपीएससी की, देन जेपीएससी की। तीनों का टेन्योर एक जगह लिखवा दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो भाई यूपीएससी वालों का कितना टेन्योर होता है, 6 इयर्स और 65 इयर्स, जो मैंने कल समझाया था, याद है, 6 साल या फिर रिटायरमेंट एज 65 से पहले, मतलब 65 तक, जो भी आपका पहले आ जाए। और इनका क्या है, 6 इयर्स और 62 इयर्स। इनका भी 6 इयर्स और 62 इयर्स, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो इनका दोनों चीज क्या है, यहाँ 62 है और यहाँ 65 है, बस यही फर्क है। यह है इनका रिटायरमेंट और वो चीज। अब बात आती है जो यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है, यानी यूपीएससी का मेंबर नहीं, जो चेयरमैन होता है, बड़ा बंदा होता है, क्या वो रीअपॉइंटमेंट के लिए जा सकता है, यानी रीअपॉइंटमेंट अप्लाई कर सकता है? का होता है, उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। ये वाला पॉइंट लिख लो, एक बार बन गया तो अगली बार फिर से नहीं बनेगा चेयरमैन। लेकिन ये तो हो गई यूपीएससी के चेयरमैन की बात। लेकिन इसी के जो मेंबर्स हैं, यानी चेयरमैन के अलावा मेंबर्स भी तो होते हैं, तो क्या मेंबर्स रीअपॉइंटमेंट के लिए जा सकते हैं? चेयरमैन तो नहीं जा सकता भाई, लेकिन क्या मेंबर जो हैं वो जा सकते हैं? जी हाँ, ये लोग जा सकते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो है, जो मेंबर्स होते हैं, वो जाहिर सी बात है मेंबर है, अभी चेयरमैन से छोटे हैं, तो अगर ये जाएंगे तो रीअपॉइंटमेंट के लिए भी जा सकते हैं या फिर चेयरमैन बनने के लिए भी जा सकते हैं। ये लोग चेयरमैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब चेयरमैन की जगह खाली हुई तो उनकी जगह पे मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो रीअपॉइंटमेंट हो गया। ठीक है, चेयरमैन किस किस की चेयरमैनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? भाई तीनों की, यूपीएससी में भी अप्लाई कर सकते हैं, एसपीएससी में भी अप्लाई कर सकते हैं और जेपीएससी की चेयरमैनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तीनों के चेयरमैन बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब सवाल आता है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन देखता है। हमने पढ़ लिया रिमूवल कौन देखता है, ठीक है, और हमने पढ़ा कि भाई अगर वो होगा, क्या नाम है, कहाँ गया देखो, हमने पढ़ा यहां पर हो, इनका भाई रिपोर्ट किसको देंगे, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन किसको देंगे, सस्पेंशन रिमूवल कैसे होगा। अब बात आ रही है अपॉइंटमेंट देखता कौन है, बात यहां पर आ रही है कि अपॉइंटमेंट देखता कौन है। कौन देखता है आपके हिसाब से, प्रेसिडेंट देखता है, कौन देखता है इनका अपॉइंटमेंट? रिमूवल तो हमने पढ़ लिया, और हमने ये भी पढ़ा है कि नॉर्मल केसेस में इंडिया में अपॉइंटमेंट कौन देखता है, प्रेसिडेंट देखता है। ठीक है, तो जो देखो यूपीएससी वाले जो हैं, ठीक है, उनका तो देखेगा कौन, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब बात आई एसपीएससी की और जेपीएससी की, इनका अपॉइंटमेंट कौन देखेगा, इनका अपॉइंटमेंट कौन देखेगा, क्या लगता है आपको? यूपीएससी का तो प्रेसिडेंट देख रहा है, तो एसपीएससी स्टेट का मैटर है ना बेटा, स्टेट में कौन होता है, गवर्नर होता है। ये यहां पे गवर्नर अपॉइंटमेंट देखेंगे और इनका भी गवर्नर ही अपॉइंटमेंट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसमें इतना ही काफी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये लिख लिया आपने, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे सबसे पहली जो है वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन।
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सुना है ह्यूमन राइट्स वाले क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ह्यूमन की मदद करते हैं अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कैसी बॉडी है, ये जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NHRC। NHRC इसको बोलते हैं। और ये कैसी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको पढ़ते जरूर हैं पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। और हमने इससे पहले जो पढ़ी वो कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते भी हैं और उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ भी, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। बस यही डिफरेंस है। एग्जाम में पूछता है कि NHRC कैसी बॉडी है, तो आपका आंसर होगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल मत लगा देना वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखिए, तो ये अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो ये कौन सी बॉडी है, सवाल आता है ना किस तरह की बॉडी है, तो हम इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी, STATUTORY, स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी ऐसी कोई भी चीज जो पार्लियामेंट से बनी हो, पार्लियामेंट द्वारा बनी हो, पार्लियामेंट में हो पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो, उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। अब वही चीज अगर पार्लियामेंट से बनी और कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। ओके, किस एक्ट से इसको लिया गया था, कहां से कॉपी किया गया था, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है इंडिया के बाहर का। ह्यूमन राइट्स ये डॉक्यूमेंट है 1993 का, यहां से हमने इसको कहां डाला है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको मर्ज किया है, ठीक है, और एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इसको वहां पे डाला गया। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 इस किताब से लिया गया है, इस एक्ट से, इस लॉ से, एक्ट या लॉ इनसे ये लिया गया है, ठीक है, इस वाले से ये लिया गया है। क्या लिया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, अगेन NHRC, तो ये हो गया NHRC, ये जो है ये आपका सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है, यानी कि इसको कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है स्टेट में भी कोई होगा, तो भाई स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा आता है, NHRC का एक और भाई, ठीक है, जो स्टेट में काम करता है, वो क्या है उसका नाम, उसका नाम है SHRC, SHRC, ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है SHRC। एक कोटेशन यूज किया जाता है कि किसको बोला जाता है वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में अक्सर, विच बॉडी इज नोन एज वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, विच बॉडी इज नोन एज वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, सॉरी विच बॉडी इज नोन एज वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स कर लिया। ह्यूमन राइट्स का वॉच डॉग यानी नजर रखने वाला, ठीक है, ह्यूमन राइट्स पे नजर रखने वाला कौन है, तो क्या बोलते हैं। बेटा ये बताओ कि ह्यूमन राइट्स से क्या समझते हो आप, ह्यूमन राइट्स से क्या समझते हो, सुना है कभी, क्या होता है। अपना अधिकार तो फंडामेंटल राइट्स हो गया ना, अपना अधिकार तो बेटा फंडामेंटल राइट होता है ना। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी जवाब दे सकते हैं जो ऑनलाइन है यहाँ पे 3-4 लोग। हाँ, ह्यूमन राइट्स से आप क्या समझते हो, यस तो करो। अपना अधिकार तो नहीं होता है, और कुछ। ह्यूमन किसे बोलते हैं बेटा, ह्यूमन, ह्यूमन किसे बोलते हैं, इंसान। हाँ, तो इंसान के राइट्स, हमारे राइट्स नहीं, इंसानों के राइट्स। तुम कह हमारे ना, हमारे गलत हो जाएगा, समझ रहे हो, हमारे नहीं, हम भी इंसान है नो डाउट, ठीक है, लेकिन हमारे अपनी बात नहीं करनी है, हमें दूसरों की बात करनी है, ठीक है, हमारे नहीं, दूसरों के राइट्स। दूसरों के राइट्स ह्यूमन राइट्स होते हैं, ठीक है। जहां आप किसी और को कुछ हक दिलाएं वो होता है ह्यूमन राइट, जहां आप खुद को हक दिलाएं वहां होता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। ह्यूमन राइट्स यानी आप ह्यूमैनिटी, लोगों के लिए, लोगों की भलाई का काम करें, ठीक है, लोगों की भलाई का अगर आप काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई करना तो ह्यूमन राइट्स हो जाएगा, ठीक है। आप अपना नहीं सोच रहे हैं, आप दूसरे का सोच रहे हैं, भाई उसका भी भला कर दूं, उसका भी भला कर दूं, वो ह्यूमन राइट्स हो, ठीक है। कोई गरीब रोड पे पड़ा हुआ उसे कंबल दे दिया, एक गरीब को नहीं, आपने 100 गरीबों को कंबल दे दिया, तो वो ह्यूमन राइट्स में चला गया। इसमें फंडामेंटल राइट तो नहीं हुई ना कुछ, आपने अपने लिए थोड़ी कुछ किया,
दूसरे के लिए ना, यही मैं समझा रहा हूँ। तो ह्यूमन राइट्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो खुद ह्यूमन राइट्स जिसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं, और एक दूसरी इंडिया में स्टेट, जो स्टेट के अंदर काम करती है, वो ये है, ठीक है। अब अगली चीज, कंपोजिशन क्या होता है, यानी इसमें कितने लोग होते हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन में आइए, इसमें एक चेयरमैन होता है और 5 मेंबर होते हैं, 1 चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर्स, टोटल 6 लोग होते हैं अगर एग्जाम में आता है, ठीक है। देखो चेयरपर्सन तो हर जगह, या चेयरमैन तो एक ही रहता है, लेकिन बाकी लोग जो होते हैं उनमें नंबर बढ़ता जाता है। तो उसमें कितने, 5 मेंबर दे रखे हैं। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कौन देखता होगा बताओ, एनएचआरसी का, क्या लगता है? नहीं, एनएचआरसी की बात कर रहा हूं ना, एनएचआरसी पढ़ा है ना, एनएचआरसी सेंट्रल मैटर है ना, तो सेंटर का कौन देखेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन यहां पे एक चीज और है, प्रेसिडेंट के अलावा, प्रेसिडेंट के अलावा जो चेयरपर्सन है, यानी ये प्रेसिडेंट के अलावा जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन, ये दोनों मिलके किसका अपॉइंटमेंट देखते हैं? एनएचआरसी के मेंबर्स का, ठीक है। अगर मेंबर्स को अपॉइंट करना है, यानी इन 5 लोगों को, तो ये दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। और खाली चेयरपर्सन को अगर अपॉइंट करना हो, चेयरपर्सन पर्सन को खाली अपॉइंट करना हो, तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा और ये दोनों मिलकर बाकी लोगों को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। या ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, नहीं नहीं इसको मत लिखो अभी, रुको, थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकेंड। ऐसे लिखो, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, दोनों को, चाहे चेयरपर्सन हो या चाहे मेंबर हो, उनको अपॉइंट कौन करेगा? उनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। चाहे चेयरपर्सन हो चाहे मेंबर हो, दोनों का अपॉइंटमेंट कौन देखता है? प्रेसिडेंट देखता है। ऐसे लिख लो, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट मिल के नहीं देखता है, अकेले ही अपॉइंट करता है सबको। अब आया टेन्योर, कितने साल के लिए? भाई 3 साल के लिए। ये जो लोग अपॉइंट होते हैं कितने साल के लिए होते हैं? 3 साल के लिए होते हैं अपॉइंट, या फिर 70 साल की एज के लिए, और 70 पे इनका रिटायरमेंट होता है, 70 ईयर्स, या तो 3 साल के लिए या तो 70 की एज तक के लिए, ठीक है। यहाँ 65 नहीं है, याद रखना। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। अगर ये लोग अपॉइंट भी प्रेसिडेंट द्वारा हो रहे हैं और रिजाइन भी किसको कर रहे हैं? प्रेसिडेंट को ही कर रहे हैं। ये हो गया आपका एनएचआरसी और एचएसआरसी, 2 बॉडी हो गई। अब तीसरी हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीआई। सुना है सीबीआई के बारे में? ओके, नेक्स्ट इज सीबीआई। सीबीआई क्या है? ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं दे रखा है, लेकिन हम पढ़ते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की है नहीं, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर ये, इसमें पहली चीज ये आती है कि इसको रिकमेंड किसने किया। तो इसमें सीबीआई की फुल फॉर्म याद है बेटा? पता है क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। रिकमेंडेड बाई, रिकमेंडेड बाई रिकमेंडेड बाई संथानाम कमिटी। किसने बताया था कि सीबीआई इंडिया में होनी चाहिए? तो इनकी कमेटी थी, जिसके हेड थे संथानाम साहब। उन्होंने मिल करके कुछ लोगों के साथ ये बोला था। संथानाम कमेटी क्या काम करती थी इंडिया में? ये करप्शन, जितने भी करप्शन की चीजें ना, उस पे काम करती थी कि इंडिया में करप्शन कैसे खत्म किया जाए। तो ये करप्शन वाली कमेटी थी। जो तो करप्शन कैसे, पुलिस को पुलिस बना करके तो करप्शन खत्म करोगे आप, ठीक है। ये कब सीबीआई कब आई? स्टैब्लिश्ड इन 1973। सीबीआई आई है 1973 में, ये सॉरी 63 में, 1963 में, ठीक है। 1963 कर लीजिए, 1963 में आई है, ठीक है। डिराइव्स पावर, को पावर कहां से मिलती है? यानी ये जो पुलिस है, इसका कौन हेड है या फिर कौन इसे कंट्रोल करता है, ठीक है। डिराइव्स पावर फ्रॉम द दिल्ली से, फ्रॉम
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो दिल्ली पुलिस इसे कंट्रोल करती है, सीबीआई दिल्ली पुलिस के अंदर आती है, उनके लॉ के हिसाब से चलती है। और ये जो एक्ट आया था, ये आया था 1946 में। ये जो एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल रूल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये 1946 में आया था। इस लॉ से सीबीआई बनी। सीबीआई बनी कब? 1963 में। कानून ये है और बनी है इस साल। ठीक है, अगर पूछता कौन सा एक्ट तैयार किया था, तो 1946, और बनी कब थी? 1963। ठीक है, ये होगी सीबीआई। सीबीआई कैसी बॉडी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसमें जो ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, उनका टर्म या टेन्योर कितना होता है? 2 साल। और रिटायरमेंट इससे कोई मतलब नहीं, टेन्योर 2 साल होता है बस, 2 इयर्स के लिए अपॉइंट होता है। इसके बाद आता है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। के बाद जो आता है टॉपिक हमारा, वो है सीवीसी। ये है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस, नजर रखना, सेंट्रल विजिलेंस, VIGI एक एल लगाना, एक एल है ना, एक एल काट दो, VIGILANC, विजिलेंस कमीशन। VIGI लिखा है ना, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस, VIGILANC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, CVC। तो भाई ये कब बनी? एस्टेब्लिश इन 1964, एस्टेब्लिश्ड इन 1964। ठीक है, बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिकमेंडेड बाय, किसने रिकमेंड किया था? रिकमेंडेड बाय ऊपर वाली है जो हमने ऊपर पढ़ी थी, संथानाम कमेटी, क्योंकि बेटा इसका काम भी है करप्शन दूर करना। तो इसकी कमेटी भी कौन होगी? जितनी भी करप्शन वाली कमेटी हो, कौन सी है? संथानाम कमेटी, जो हमने ऊपर पढ़ा। संथानाम कमेटी ने इसको भी दिया, सजेस्ट किया, कमेटी ने इसको भी सजेस्ट किया। ठीक है, अब ये कैसी है? इस टाइम पे स्टेटूरी है, स्टेटूरी बॉडी। ये बनी 2003 में, यानी पार्लियामेंट में आई 2003 में। और जिस एक्ट से आई उसका नाम था सीवीसी एक्ट, बाई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी एक्ट, जो कि खुद 2003 का था। इस एक्ट से बनी है, सीवीसी एक्ट से। ठीक है, आई कब? इंडिया में कब आई? 1964 में। पार्लियामेंट में कब आई? 2003 में। ठीक है, और जब पार्लियामेंट में आ गई, डेट मीन्स हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ सकते हैं। ये हो गया सीवीसी के बारे में। इसका अपॉइंटमेंट लिख लो। अपॉइंटमेंट कौन देखेगा? सेंट्रल है ना, सेंट्रल, तो अपॉइंटमेंट कौन देखेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, सेंट्रल है तो अपॉइंटमेंट कौन देखेगा? प्रेसिडेंट देखेगा। यानी इसमें जो भी अपॉइंटमेंट होंगे वो प्रेसिडेंट द्वारा होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए? पर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन होनी चाहिए, यानी कोई उनको सजेस्ट करेगा, रिकमेंडेशन होनी चाहिए। किसकी रिकमेंडेशन? प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। किससे पूछेगा? एक कमिटी होती है जिसका नाम होता है सिलेक्शन कमिटी, उससे पूछेगा प्रेसिडेंट अपॉइंट करने से पहले। यानी सिलेक्शन कमिटी और प्रेसिडेंट दो लोग हैं जो अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट अकेला नहीं है, ये भी है इनके साथ में। और उसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होता है। सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होता है? सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होता है? तो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके अंदर, जो भी इंडिया के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर चल रहे होंगे, नोट डाउन करते रहो। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन,
ठीक है। उसके अलावा एक और होंगे, इसमें होम मिनिस्टर, लास्ट में कौन होगा? होम मिनिस्टर। ये हो गया सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है। तो यानी प्रेसिडेंट और पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और होम मिनिस्टर मिलकर के इसमें अपॉइंटमेंट देखते हैं, सीवीसी में अपॉइंटमेंट देखते हैं, सीवीसी में। यानी अकेला प्रेसिडेंट नहीं, ये 3 लोग और होते हैं जो प्रेसिडेंट के साथ अपॉइंटमेंट देखते हैं, अगर सीवीसी का अपॉइंटमेंट आता है तो। अब आती है टर्म की बात, कितने साल के लिए इसमें जो ऑफिसर्स हैं वो अपॉइंट होते हैं। टर्म, तो टर्म है 4 ईयर्स, 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। या फिर 65 साल, या फिर रिटायरमेंट डेट से पहले तक, यानी 65 साल, जो भी अर्लियर हो, 4 साल या फिर 65 साल। नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट, फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है फर्दर अपॉइंटमेंट। ओके, तो यहां पे आपका जो इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब कुछ एडिशनल बॉडीज हैं जैसे लोकपाल और लोक आयोग, नीति आयोग, उसके अलावा आपका नेशनल कमीशन फॉर SC ST, ये मैं अभी 2 मिनट में दूसरी क्लास में पढ़ा रहा हूं आपको। आज ये वाले टॉपिक्स भी हम लोग ले ले रहे हैं।